हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता होंगे कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हम देख रहे थे रिलेशन ऑफ फंक्शन, जिसमें रिलेशंस में हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने देखा था कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, वहाँ पर हमने इक्वल सेट पढ़ा था और फिर हमने देखा था कि रिलेशन क्या होता है, हमारा सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। फिर हमने रिलेशन फंक्शन में डिफरेंस देखा था। अगर आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर दबाइए तो आपको वहाँ से हमारा वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप डायरेक्ट अभी भी जाके वीडियो देख सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पर पहले वीडियो देख लें, तब ये लेक्चर लें, तो आपको ये ज़्यादा लेक्चर हमारा ज़्यादा क्लियर होगा। क्लियर? देखते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। हम आज देखेंगे हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। हम रिलेशन के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन देखने से पहले ले लेते हैं लेट आर बी ए रिलेशन इन फ्रॉम लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। कोई भी आर हमारा रिलेशन रहेगा, कहाँ से? सेट ए टू ए। तो हमारा सेट लेट सेट ए बी, ए सेट है कोई 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 और 4 1 4 2 4 3 4 4। क्लियर? इन सारे एलिमेंट्स के बीच में क्या है? कोमा भी है, इसका ध्यान दीजिएगा। क्लियर? अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ रिलेशन है हमारा नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन। जैसे एम्प्टी सेट और वॉइड सेट एक ही चीज़ थी, वैसे ही नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन। इसमें क्या होगा? अगर मैं किसी भी रिलेशन को डिफाइन करता हूँ, आर ऑर्डर्ड पेयर है ए टू बी, पता है सबको। ए क्या होगा? अगर मेरा सेट अगर रिलेशन होता है ए से, यहाँ पर रिलेशन किस प्रकार डिफाइंड है? ए से ए तक डिफाइंड है, तो ए एलिमेंट भी ए को बिलोंग करेगा और बी एलिमेंट भी ए को। अगर हमारा रिलेशन बी टू सी डिफाइंड होता और मैं कहता ऑर्डर पेयर है ए टू बी, तो ए किसको बिलोंग करता? बी को, और बी किसको बिलोंग करता? हमारा सी को। इस प्रकार से हम ऑर्डर पेयर पढ़ाते हैं। ये सब आपको हमारे लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा। अगर ए टू बी कोई भी एक रिलेशन है और यहाँ पे डिफाइंड है b इक्वल टू ए प्लस 5, ए बिलोंग्स टू ए एंड b बिलोंग्स टू ए। किस प्रकार से हमारा डिफाइंड है? b इक्वल टू ए प्लस 5। अब अगर मैं a कोई भी नंबर लूँ, 1 लूँ, सबसे छोटा भी लेता हूँ 1, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 और 1,6। क्या 1,6 हमारा कोई ऑर्डर पेयर बन सकता है? नहीं, क्योंकि जो भी कोई भी रिलेशन होगा वो हमारा किसका सबसेट होगा? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा। और यहाँ पे हमें ऐसा कोई भी एक भी ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है जो हमारा यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि अगर मैं सबसे छोटा नंबर लूँ, ए की सबसे कम वैल्यू लूँ, वो होगी 1, और 1 + 5 क्या हो जाएगी? 6। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 6। लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पे 6 हो ही नहीं सकती, क्योंकि बी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? ए को, और ए में हमारा 6 नहीं है। तो हमारा ये रिलेशन क्या हो जाएगा? एम्प्टी। तो ये क्या हो जाएगा? इस रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो ये हमारा कैसा कहलाएगा? नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप लेते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन में अगर मान लीजिए रिलेशन कोई डिफाइंड है, ऑर्डर पेयर ए टू ए बी, हमारा मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर हमारा कोई रिलेशन डिफाइंड है किस प्रकार से? मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू
0। हमारा रिलेशन किस प्रकार से डिफाइंड है, मॉड ऑफ a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए मॉड ऑफ a माइनस बी, मॉडुलस की वैल्यू हमें पता है कि हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, मतलब a और b की मैं कोई भी वैल्यू लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मतलब a और b मैं 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, कोई सा भी ऑर्डर पेयर लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे के सारे ऑर्डर पेयर क्या करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमें ग्रेटर देन 0 ही होती है या फिर 0 के बराबर, और यहाँ पर कंडीशन भी क्या है, 0 या फिर 0 के बराबर। तो मैं इनमें से कोई सा भी ऑर्डर पेयर a और b की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर रिलेशन के एलिमेंट मिल जाएंगे। तो a रिलेशन मेरा किसके बराबर हो जाएगा, r किसके बराबर हो जाएगा, मेरा a क्रॉस a के बराबर ही आ जाएगा। इसलिए कभी भी r जो हमारा रिलेशन है वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे उसको हम, यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर, नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए क्या करिएगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्लियर, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड रिलेशन देखते हैं हम, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, ये कहता है कि r इक्वल टू a कॉमा a बिलोंग्स टू सेट a। r आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, अगर a कॉमा a, अगर मैं 1,1 हुआ, अगर 2,2 हुआ, ये सब क्या आएंगे, हमारे आइडेंटिटी रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे। अगर कोई भी ऐसा रिलेशन है जिसमें मैं a रख रहा हूँ तो मुझे a ही मिल रहा है, जो ऑर्डर पेयर है वो a, a का है, तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। जैसे मैं कहूँ r इक्वल टू 1, 1, 2, 2, ये कैसा है, हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। मैं कहूँ r इक्वल टू r1 ले लेता हूँ, इसको r2 ले लेता हूँ, 2,2, ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी रिलेशन है। मैं कहूँ r3 4,4, 3,3, ये भी कैसा है, एक आइडेंटिटी रिलेशन है। तो मेरा आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, जब अगर मैं a रख रहा हूँ तो मुझे a ही मिल जाए, मतलब इमेज और प्री इमेज दोनों ही मेरी सेम हो जाएं तो मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी रिलेशन मिलेगा। क्लियर, नोट कर लीजिए। अब जो है आपके 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इन 3 रिलेशन के बेस पे आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, और आप अगर जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इसके आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस हो सकता है जेई मेंस और एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले इस पर, लेकिन इसकी एप्लीकेशन पे आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। क्लियर, तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, अगर रिलेशन किस प्रकार से डिफाइंड है, रिलेशन a, a फॉर एवरी a बिलोंग्स टू। देखिए अभी जो हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था और रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा था उसमें क्या अंतर है। जो हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था वो था r a, एंड a बिलोंग्स टू a था, केवल इतना ही था। लेकिन जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात आई, ये क्या था, हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, ये था हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर, जब अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, a, फॉर एवरी एलिमेंट,
मतलब हमें इमेज और प्री इमेज दोनों ही सेम होनी चाहिए, लेकिन किसके लिए? हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अगर ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उन सारों के लिए क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए। तो मैं इससे अगर बात करूं, R1 की बात करूं, 1 कॉमा 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, क्या है? रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे देखते हैं, ये होगा रिफ्लेक्सिव, ये होगा आइडेंटिटी। क्लियर? अब आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ जाएगा। क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? आइडेंटिटी तो है। क्या है? आइडेंटिटी तो है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 क्या है यहाँ पे? 1 1 2 2 आइडेंटिटी क्या कहता था? ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, इसलिए ये आइडेंटिटी तो है। क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं है, क्योंकि 4 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको डिफरेंस रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में। क्लियर? तो आइडेंटिटी वाला पार्ट डाल देते हैं, रिफ्लेक्सिव पे ध्यान देते हैं। तो रिफ्लेक्सिव क्या है? ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि 1 1 2 2 3 3 तो था, 4 4 नहीं था। अगर मैं R2 की बात करूँ, 1 1 2 2 3 3 4 4, क्या है? रिफ्लेक्सिव है? हाँ है, क्योंकि यहाँ पे चारों चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे चारों चीज़ें मिल चुकी हैं। R3 की बात करूँ, 1 1 2 2 3 3 4 4 और 1 4। क्लियर? अगर इस रिलेशन की बात करूं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? हाँ है। क्यों है ये रिफ्लेक्सिव? क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन है कि ए कॉमा ए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। हमारे ए कॉमा ए तो होने ही चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा हैं तो हमें उनसे ज़्यादा मतलब नहीं है, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर? फिर भी ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर? ध्यान रहेगा। तो रिफ्लेक्सिव में क्या? अगर हमारे ए कोई सेट है, उसमें 4 एलिमेंट हैं, तो चारों के अगर 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे के सारे ये चारों पेयर, कम से कम ये 4 पेयर तो होने ही चाहिए किसी भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। अगर ए सेट में 4 एलिमेंट थे तो ये 4 पेयर तो होने ही चाहिए, एक्स्ट्रा होगा तो चल जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए। अगला रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन है हमारा 5th नंबर, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है? हमने अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखा, वहाँ पे क्या बोला उसने कि ए कॉमा ए के ऑर्डर पेयर सारे होने चाहिए, सारे ए बिलोंग्स टू ए के लिए, और एक्स्ट्रा चीज़ें हो तो वो उनसे हमें प्रॉब्लम नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है? इफ़ A1 comma A2 belongs to R, it implies, इसका इस निशान का मतलब होता है it implies A2 comma A1 belongs to R। क्लियर? मैथमेटिकली बोले तो क्या लिखा हुआ है सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन? इफ A1 comma A2 belongs to R, it implies A2 comma A1 belongs to R। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, अगर A1 A2 हमारे रिलेशन में है तो उसका मतलब A2 A1 भी होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर मैं कहूँ x y किसी रिलेशन का ऑर्डर पेयर है और वो सिमेट्रिक रिलेशन है, तो y x भी उस रिलेशन का एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए। क्लियर? आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। R1 में कहूँ, यही इसी सेट की बात चल रही है, 1 2 2 1 3 2। क्लियर? अब मुझसे कोई पूछे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर नहीं है, तो 1 2 मतलब 2 1 होना चाहिए, है। 3 2 3 है क्या? नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। और देख लेते हैं R2,
देखिए अब इस रिलेशन को चेक करते हैं। 1,1, हाँ 1,1 का उल्टा 1,1 है, 2,2 का उल्टा है 3,3 का है, उल्टा क्या यही है ना, 3,3 का यही है, तो ये चलेगा। 1,4 का 4,1 है, 3,4 का 4,3 है, 1,2 का 2,1 नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। R3 देखें, R3 देखते हैं। अब इसकी बात करें, 2,1 1,2 है क्या, नहीं है, तो हम आगे जाएंगे ही नहीं, आगे हम देखेंगे नहीं, हमें फर्स्ट का ही 2,1 का 1,2 नहीं दिखा तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इस रिलेशन की बात करें, 1,2 का 2,1 है, 3,4 का 4,3 है, इसलिए क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। R5 देखें, 1,1 2,2 3,3 4, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? देखिए 1,1 का है, 2,2 का है, 3,3 का है, 4,4 का है, इसलिए सिमेट्रिक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि सारे के सारे ए एलिमेंट्स के a, के ऑर्डर पेयर यहाँ पर मिल रहे हैं। क्लियर? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी हमारा रिफ्लेक्सिव होगा वो सिमेट्रिक होगा ही होगा? नहीं, ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। R6 की बात करूँ मैं, 1,1 2,2 3,3 4,4 और 1,3। अगर मैं इस रिलेशन को देखूं तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है? हाँ रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 सब हैं। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1, 1 का 1, 1 है, 2, 2 का 2, 2 है, 3, 3 का 3, 3 है, 4, 4 का 4, 4 है, लेकिन 1,3 का 3,1 यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्लियर? नोट इट डाउन। आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन देखते हैं हम, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है? इफ़ a, b बिलोंग्स टू r, अगर a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, a, b भी है और b, c है, b, c भी है एक रिलेशन में जो r रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो वो कहता है कि a, c भी r में होना चाहिए। वो क्या कहता है? a, c भी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लें, ये हम डिस्कस करेंगे अभी कि कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा नहीं है। उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूँ कोई रिलेशन है, इसमें 1,2 है, 1,2 है और 2,1 भी है, तो वो कहता है कि अगर ये ट्रांजिटिव है तो इसमें 1,1 भी होना चाहिए। ये कहता है कि इसमें 1,1 भी होना चाहिए। क्लियर? तो ये ट्रांजिटिव होगा। अगर मैं कहूँ कि 2,3 है और 3,4 है, अगर 2,3 है और 3,4 है, मतलब a, b है और b, c है, तो a, c भी होना चाहिए। मतलब 2,3 है, 3,4 है, तो क्या होना चाहिए? 2,4 भी होना चाहिए, तब ये जाके हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर? और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि 1,2 और 3,4, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? बच्चे लोग चिल्ला के बोलेंगे। जब मैं क्लास में लेता हूँ इस क्वेश्चन को लिखता हूँ कि 1,2 3,4 क्या ट्रांजिटिव होगा, बच्चे जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि सर नहीं होगा। लेकिन नहीं, मैं बोलूँगा ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। क्यों है? ट्रांजिटिव बोल क्या रहा है? ट्रांजिटिव बोल रहा है कि a, b है और b, c है, तब a, c होना चाहिए। यहाँ पे a, b तो है, b, c है ही नहीं है। 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? नहीं है, तो कोई लोड ही लेना ना। इसने क्या बोला? जब a दोनों होंगे, एंड लगा है बीच में, जब a दोनों होंगे तब a, c होना चाहिए। यहाँ पे तो a, b तो है, लेकिन b, c है ही नहीं, तो हमें लोड लेना ही नहीं है। जब लोड लेना ही नहीं है तो इसको इग्नोर करो। ऐसे ही 3,4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तो इसका भी लोड नहीं लेना, तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। क्लियर? तो अब देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए यहाँ पे, इनका हमें पता करना है कि ट्रांजिटिव होंगे या फिर नहीं होंगे। क्लियर?
इसी में क्या करते हैं हम अपना रिवाइज करने के लिए यहाँ पे ट्रांजिटिव का कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे सिमेट्रिक का कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का। तो हमारा रिवाइज भी हो जाएगा कि ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। देखते हैं 1,2 है, 2,3 है, क्या 1,3 है? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, आगे बढ़ना ही नहीं है। क्लियर, ये ट्रांजिटिव नहीं है। 1,2 है, 2,1 है क्या सिमेट्रिक के लिए? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्लियर। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो दूर दूर तक भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं 1,2, 2,1, क्या 1,1 है? 2,1, 1,1, क्या 2,1 है? 1,1 और 1,2, 1,1 और 1,2, क्या 1,2 है? जब कोई भी सेम पेयर वाला मतलब a, वाला हो तो उसके संग वाला हमेशा हमें मिल ही जाता है। क्लियर, क्योंकि देखिए मैं लिखूँ a, और फिर यहाँ पे लिखूँ a, c, तो इसका जो ऑर्डर पेयर होगा वो क्या होगा? a, c, ये दोनों क्या मिलेगा हमें? a, c। तो हमें जो चीज़ यहाँ पे होगी, अगर हमें एक ऑर्डर पेयर ऐसा है जिसमें दोनों एलिमेंट सेम है, तो हमें जिसके साथ हम कंबाइन कर रहे होंगे हमें वही एलिमेंट मिल जाना है। इसलिए हम जब भी सेम एलिमेंट का होगा उस पर ज़्यादा ध्यान ना भी दें तो चलेगा। 2,2, 2,1 पे देखें तो इसका 2,1 ही बन जाना है। 3,3, 3,3 का कोई है ही नहीं है यहाँ पे। 1,3, 1,3 का 3,3 से लेंगे, जैसे मैं लूँ 1,3 और 3,3, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बनना चाहिए? 1,3, जो कि यहाँ पर है, तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। सिमेट्रिक 1,2, 2,1 है, 1,1 है 2, 1,3 का 3,1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर। अब देखते हैं इसमें ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। 1,2, 2,1, क्या 1,1 है? 2,1, 1,2, यहाँ पे तो 1,1 ही आ गया। 2,3, 3,3, 2,3 है, 1,1, 2,2, 3,3, तो ये हमारा ट्रांजिटिव होगा, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। सिमेट्रिक का देख लेते हैं। 1,2, 2,1 है, 2,3, 3,2 नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव 1,1 है, 2,2 है, 3,3, 4,4 नहीं है, वरना ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। क्लियर। 4 देखते हैं, ये क्या कह रहा है? 1,1, यहाँ तक तो चेक करने का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से हमें 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 है, ये चारों हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे 1,2, 2,1, 1,1 है, अब 2,1, 1,1, 1,1 है, 2,3, 3,3 और 2, देखिए 2,3 और 3,3 है, तो इसके लिए कौन सा होना चाहिए? ये दोनों वाला होना चाहिए 2,3। और क्या बताया था आपको, अगर सेम ऑर्डर पेयर का उसका तो टेंशन लेना ही नहीं है, वो क्या बनाएगा? जिसके संग भी हम उसको चेक कर रहे हैं वही हमें ऑर्डर पेयर मिल जाना है। तो 2,3 और 3,3 का हमें 2,3 मिलना है, तो ये ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए भी चेक नहीं किया, चेक कर लेते हैं। 1, यहाँ तक तो सारे सिमेट्रिक होते हैं। 1,2 का 2,1 है, 2,3 का 3,2 नहीं है, एक एलिमेंट नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ये ट्रांजिटिव भी है आपका, सिमेट्रिक भी है आपका, रिफ्लेक्सिव भी है आपका। क्लियर। ये ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक सारा है। R6 देखते हैं। 1,1, 2, यहाँ तक तो कोई चेक करने की टेंशन नहीं है, यहाँ देखते हैं। 1,2, 2,1, 1,1 है, 2,1, 2,3, 3,2, 2,2 है। अब इसका देखते हैं 3,2, 2,1, 3,1 है क्या? नहीं। देखिए हुआ क्या है, हुआ क्या है, हम इसको और 3,2 के संग 2,1 को चेक कर रहे हैं। 3,2 और
2,1 तो है, इसका मतलब क्या होना चाहिए 3,1 भी होना चाहिए था। देखिए ना 3,2 है 2,1 है, मतलब 3,1 भी मिलना चाहिए था। क्या 3,1 है? नहीं, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर? एक बार फिर से देखिए, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं थी। 1,2 2,1 1,1 है 2,1 1,2 ये तो सेम वाला हो गया। अब 2,3 3,2 2,2 है। अब 3,2 और 2,1 के लिए 3,1 होना चाहिए। देखिए ना यहाँ पे 3,2 2,1 तो 3,1 होना चाहिए। 3,1 है क्या यहाँ पे? नहीं, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं हो पाया। क्लियर? रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव हमारा है क्या? सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक देख लेते हैं 1,2 2,1 हाँ सिमेट्रिक भी है। ये तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि हमारा फंक्शन सिमेट्रिक होगा तो ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव होगा तो सिमेट्रिक होगा, या फिर रिफ्लेक्सिव होगा तो सिमेट्रिक होगा। इनका ऐसा कुछ भी हम नहीं बोल सकते। क्लियर? हमें इसको अलग अलग तीनों को अलग अलग चेक करना ही पड़ेगा। क्लियर? नोट करिए, आगे हम देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अगर हमारा कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और एंड ट्रांजिटिव भी है, तो हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर हमारा कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, तो हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर? ध्यान रहेगा, क्या याद रखना है? 3 पॉइंट्स कि एक ही पॉइंट है कि हमें ध्यान रखना है कि हमारा रिलेशन कैसा, अगर सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों हैं, तो हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर सिर्फ सिमेट्रिक या सिर्फ सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम बोलेंगे हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है। क्लियर? एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर समझ में आएगा और क्लियर होगा। लेट टी बी अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। टी क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स है इन अ प्लेन विथ आर एज रिलेशन इन टी। आर एक कोई रिलेशन है, किस प्रकार से गिवन है? T1, T2, T1 is argument to T1 is congruent to T2। T1 क्या है हमारा? congruent to T2 है और T1, T2 कोई रिलेशन है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए तो मैं पूछूं आपसे T1, T2, T1, T1 क्या ये सारे सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि मैं कहूँ कि T1 और T1 क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? एक ट्रायंगल दूसरे, अब खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। जैसे अगर मैं कहूँ एक T1 ट्रायंगल है, ठीक है, तो T1 क्या T1 के कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल है। तो T1, T1 तो हमेशा ही मिल जाएगा आपको। ऐसे ही T2, T2 ये भी हमेशा ही मिलने वाला है, क्योंकि T2 कोई ट्रायंगल होगा वो T2 खुद से तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल है। अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैं कहूँ T1, T2 प्रेजेंट है रिलेशन में, रिलेशन T1, T2 रिलेशन R में प्रेजेंट है। इसका मतलब कि T1 और T2 कैसे हैं? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब क्या होगा? T1 और T2 एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अगर T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट है तो T2 और T1 भी तो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि T2, T1 भी हमारा कहाँ पे मिलेगा? R सेट में हमें मिल जाएगा, क्योंकि T1 और T2 अगर एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हैं तो T2 और T1 भी तो एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हैं। बस ए, अगर मैं कहूँ ए है, ए बी है, ए और बी ट्रायंगल सेम है, तो ए और बी सेम है, तो अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ कि बी और ए सेम है तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं फ़र्क पड़ने वाला। तो अगर T1, T2 अगर बिलोंग कर रहा है R को, तो T2, T1 भी R को बिलोंग करेगा। तो इससे हमारा रिलेशन कैसा? सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव में हम देखते हैं
कि अगर T1, T2 क्या है, T1, T2 हमारा R को बिलोंग कर रहा है एंड T2, T3 भी R को बिलोंग कर रहा है। T1, T2 जब R को बिलोंग कर रहा है तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, इसका कहने का मतलब कि T1 क्या है, कॉन्ग्रुएंट है T2 के। T1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, T2 के, और T2, T3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब कि T2 किसके कॉन्ग्रुएंट है, T3 के। ये तो वही हुई बात कि A इक्वल टू B और B इक्वल टू C, इसका मतलब क्या होगा, A इक्वल टू C होगा। तो इससे हम क्या डिक्लाइन कर, यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि T1 क्या होगा कॉन्ग्रुएंट किसके, T3 के। तो यहाँ से हम दिस इम्प्लाइज कि T1, T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, T1, T3 भी R को बिलोंग होंगे, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। तो R जो हमारा रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए हम कह पाएंगे कि R रिलेशन इज एन इक्वावेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन कैसा है हमारा, इक्वावेलेंस रिलेशन है। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना इक्वावेलेंस क्लास, आज का लास्ट टॉपिक है। देख लेते हैं इक्वावेलेंस क्लासेस क्या होते हैं। आर, चलिए मानते हैं कोई भी आर हमारा एक रिलेशन है जो कि इक्वावेलेंस रिलेशन है। इक्वावेलेंस रिलेशन क्या बताया आपको, इक्वावेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो कि सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो कोई भी एक आर हमने क्या लिया, इक्वावेलेंस रिलेशन लिया, किसी भी एक आर्बिट्ररी सेट एक्स में लिया एक कोई भी आर रिलेशन, फिर हमने आर जो हमारा रिलेशन मिला उसको हमने अलग अलग सेट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब कि आर को हमने कैसे डिवाइड कर दिया, AI मतलब A1, A2, A3 इस अलग अलग मैंने सेट्स में डिवाइड कर दिया। आर कोई भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिया, इसको कैसे मैंने डिवाइड कर दिया, A1, A2, A3 अलग अलग सेट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको किस तरीके से हम डिवाइड करें कि हमारे जो A1, A2, A3 हैं वो क्या हो जाएं, इक्विवेलेंस क्लासेस हो जाएं। A1, A2, A3 को मैं किस तरीके से डिवाइड करूं कि वो क्या हो जाएं, इक्विवेलेंस क्लास हो जाएं। उसके लिए हमें 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो हमने आर रिलेशन को A1, A2 और A3 में डिवाइड किया है, जो A1 सेट पे एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होना चाहिए, A1 सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। A1 जो सेट में एलिमेंट्स हैं वो उनको क्या होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। वैसे ही जो A2 सेट में एलिमेंट्स हैं उनको भी एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने R कोई भी एक सेट था, इसको A1, A2, A3 में डिवाइड किया, आधे A1 में पटक दिए, आधे A2 में पटक दिए, आधे A3 में पटक दिए। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, R कोई भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन था तो हमें, अगर मैं 3 सेट में बांट रहा हूँ तो जो एलिमेंट्स A1 में आएंगे उनको एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। क्लियर, पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन, नो एलिमेंट ऑफ AI शुड बी रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ AJ। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि जो A1 में भी रिलेट हो रहा हो और A2 में भी रिलेट हो रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एलिमेंट ले हम उसको A1 में भी रिलेट कर दें और A2 में भी रिलेट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो कोई एलिमेंट A1 में है तो उसका रिलेशन A2 और A3 के किसी भी एलिमेंट से नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई अगर मान लीजिए। और थर्ड कंडीशन, यूनियन ऑफ AI इक्वल टू X। यूनियन ऑफ, ये क्या लिखा है, यूनियन ऑफ AI इक्वल टू X। मतलब कि इसका अगर मैं A1, A2, A3 का यूनियन लेता हूँ, अगर मैं 3 सेट में बांटा है तो किसके बराबर आना चाहिए, R के बराबर आना चाहिए। और AI इंटरसेक्शन AJ, अगर मैं A1, A2 का इंटरसेक्शन लेता हूँ तो ये क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। मतलब कि एम्प्टी सेट मिलना चाहिए मुझे। क्या मिलना चाहिए, एम्प्टी सेट। इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। वैसे ही A2, A3 में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। वैसे ही A1 इंटरसेक्शन A3 में ये भी क्या होना चाहिए, 5, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हमें कितनी 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी। अगर कोई भी R हमारा सेट है, उस सेट को हमने
3 अलग अलग सेट में बांटा है, A1, A2, A3। तो जो एलिमेंट्स A1 या A2 या A3 में है वो सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को रिलेट करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ A1 की, तो A1 के जो एक अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे को रिलेट करेंगे। अगर मैं बात करूँ A2 की, तो A2 में जितने एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे को रिलेट करेंगे। मैं बात करूँ A3 की, तो A3 में जितने एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे को रिलेट करेंगे, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, A1 में कोई एलिमेंट है वो A2 के एलिमेंट को रिलेट नहीं करना चाहिए। A2 का कोई एलिमेंट है वो भी A1 और A3 के एलिमेंट को रिलेट नहीं करना चाहिए। A3 का कोई एलिमेंट है वो A1 और A2 के कोई भी एलिमेंट को रिलेट नहीं करना चाहिए। क्लियर। थर्ड कंडीशन, अगर मैं तीनों सेट के का यूनियन लूँ तो मुझे R रिलेशन के एलिमेंट्स मिल जाने चाहिए सारे के सारे। और अगर मैं कोई भी A1 या A2 या A3 या A1 A3 का इंटरसेक्शन लूँ तो मुझे 5 मिलना चाहिए, मतलब डिसजॉइंट सेट होना चाहिए। क्लियर। अब आप इन पर क्वेश्चन लगाइएगा और कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझसे कभी भी डाउट पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी कुछ डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर। और इसके पहले का लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में इसके पहले वाले लेक्चर की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्लियर। थैंक यू।